एक बार चार दोस्तों के बीच में एक बड़े से पत्थर को तोड़ने की शर्त लगी कि जो भी उस बड़े पत्थर को सामने रख के हथौड़े से तोड़ देगा उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। लोगों ने एक एक करके आना शुरू ही करने वाले थे कि सबसे बलशाली शरीर वाले ने कहा खिलाओ, मैं ही सबसे पहले जाके कंपटीशन को ख़त्म कर देता हूँ और ये बात साबित कर देता हूँ कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। उसने पत्थर पे हथौड़े के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वार तक किए, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने भी पत्थर को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन पत्थर ना टूटा। अब बारी थी सबसे कमज़ोर दिख रहे इंसान की। जैसे ही उसने हथौड़े का पहला वार पत्थर पे दिया, पत्थर पूरी तरह से टूट के चूर हो गया। वहाँ सभी बैठे इस बात के लिए शॉक्ड हो गए। लेकिन क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि सबसे कमज़ोर दिख रहे इंसान ने पत्थर को कैसे तोड़ दिया, वो भी सिर्फ एक वार में ही? नहीं, आपको तो पता है पत्थर तो पहले वार से ही टूट रहा था। हर किसी ने पत्थर को अंदर ही अंदर तोड़ते जा रहे थे, लेकिन वो आखिरी वार था जब पूरी तरह से पत्थर बिखर गया था। लेकिन हम जब इंडिया की आज़ादी की बात करते हैं तो बार बार सिर्फ कुछ ही नाम क्यों हमारे सामने आते हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह ही क्यों? आखिर उस गरीब माँ का नाम क्यों नहीं जिसने अपने बेटे को 10 दिनों तक सिर्फ पानी पिला के जिंदा रखा, लेकिन अंग्रेजों से अनाज की भीख ना ली? उस बूढ़े बाप का नाम क्यों नहीं जिसने अपने एक लौते बेटे को भी अंग्रेजों से लड़ने भेज दिया, ये जानते हुए भी कि वही उसका आखिरी सहारा है? अरे ये लोग भी तो उतना ही जिम्मेदार हैं जितना बाकी। आज़ादी के लिए हर वो इंसान जिम्मेदार था जिसने अंग्रेज़ों की उत्पीड़नाओं को सहा और उनका मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें वापस भगा दिया। मैं विकास शर्मा, आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच, आज जोश में भी हूँ और होश में भी हूँ, क्योंकि बात करने आया हूँ अपने ही देश की इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने से पहले, अपनी डीपी पे तिरंगे की फ़ोटो लगाने से पहले अपनी आज़ादी के हर सच को जानने की ज़रूरत है आपको। बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं देने वाला हूं आज़ादी से जुड़े हर क्वेश्चन का आंसर। हमने नियति को मिलने का एक समय दिया था और अब वो समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह से ना सही, लेकिन कुछ हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। जवाहरलाल नेहरू जी के ये शब्द 14 अगस्त 1947 को 11:55 पर बोले जा रहे थे, जिसे सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ बेहद बरसात में इकट्ठा हुई थी, क्योंकि फाइनली वो मोमेंट आ गया जब इंडिया पूरी तरह से आज़ाद थी। लेकिन जिस आज़ादी की कल्पना पिछले कई सालों से हो रही थी, आज उसके मिल जाने के बाद भी हर चेहरे पे खुशी क्यों नहीं थी? क्यों नेहरू जी ने कहा कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह से ना सही लेकिन कुछ हद तक? जब ऑलरेडी 15 अगस्त 1947 की डेट आज़ादी के लिए डिसाइड हो चुकी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि मध्य रात्रि 14 अगस्त को ही ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी थी आज़ादी? और आज़ादी के लिए जिन्हें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना गया था वो थे गांधी जी। गांधी जी उस रात कहाँ थे? किसी को इस बारे में नहीं पता। और लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जिस स्पीच को लोगों ने हर जगह सुना, वो स्पीच गांधी जी ने ही नहीं सुनी। तो ऐसा क्यों? लोगों के चेहरों पे खुशियाँ इसलिए कम थी क्योंकि जो मौत और कत्लेआम का मंजर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए भी नहीं देखा, वो आज हिंदू और मुसलमान के बंटवारे में देख रहे थे। आज़ादी से जस्ट 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त को लाहौर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन का कोई भी यात्री जिंदा नहीं पहुंचा। ट्रेन पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थी। तो वहीं दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन रास्ते में ही रोककर पटियाला में ही बदला ले लिया गया। इसी तरह हर रोज़ 100 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हो रहा था और लाखों की संख्या में माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। लोग बदले की आग में हैवानियत पर उतर आए थे और हिंदू मुस्लिम के इस बंटवारे ने इंसानियत तो जैसे खत्म ही कर दी थी। क्योंकि हमारा अखंड भारत टूट कर आज़ाद हुआ, इसीलिए नेहरू जी ने अपनी स्पीच पर वो लाइन बोली थी,
इंडिया को फ्रीडम देने के लिए माउंटबेटन को चुना गया क्योंकि ये बड़ा ही शातिर लीडर था जिसके आगे जापान ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुटने टेक दिए थे। इसने बड़ी चालाकी से हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत के बीज बो के 15 अगस्त 1947 की डेट दी आज़ादी के लिए, जिसमें पूरा अखंड भारत 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा था। ये 15 अगस्त वही डेट है जिस दिन जापान ने इसके आगे सरेंडर किया था। इस डेट को लकी मानकर ये फिर से अपने नाम एक नया जीत हासिल करना चाहता था, लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 15 अगस्त एक अशुभ डेट थी, इसलिए 14 अगस्त 11:55 पर आज़ादी का भाषण शुरू किया गया। आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को डिवाइड करने के लिए रेड क्लिफ को चुना गया। ये वो व्यक्ति था जो आज से पहले कभी भारत आया ही नहीं और इसने आज से पहले कभी किसी भी कंट्री के बीच के बॉर्डर्स को डिवाइड नहीं किया। तो क्या आपको लगता है ये सब गलती से हो रहा था? नहीं, ये माउंटबेटन की सोची समझी चाल थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद अगर इस तरह की चीज़ें करी जाएंगी तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी शांति का समझौता नहीं होगा और जीवन भर ये लड़ते रहेंगे, जिससे ब्रिटिशर्स के दिए किसी भी पेन का ख्याल इनके दिमाग में ना आए और ये ना ही कभी ब्रिटिशर्स से बदला लेने की सोचें। और जो सोचा शायद आज हम वही देख रहे हैं। गांधी जी आज़ादी की रात कहाँ थे? वो शांति स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा दंगा प्रभावित राज्य बंगाल में अनशन पर बैठे हुए थे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हिंदू मुस्लिम का दंगा काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आ गया। इसी इंसिडेंट के बाद माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन आर्मी कह के संबोधित किया। अभी तक इंडिपेंडेंस के हर सच को मेरे साथ लगातार सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।